नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुछ संस्थान भी ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता कभी नहीं बदलती है। और ऐसा ही एक संस्थान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी मानसिकता पिछले 150 साल से वैसी की वैसी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दकियानूसी, हिंदू विरोधी और कट्टरपंथी डीएनए आज एक बार फिर सामने आ गया है, क्योंकि यहां के प्रशासन ने हिंदू छात्रों के होली मिलन समारोह पर बैन लगा दिया है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी एएमयू का यही रवैया रहा है। सोचिए, भारत की धरती पर बनी जिस यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना की तस्वीर लगी हो, आखिर उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लेकिन फिर भी आपको यह मालूम होना चाहिए कि एएमयू का जिन्ना वाला डीएनए आखिर है क्या। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती तो शायद कभी पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं होता। आखिर क्यों जिन्ना ने एएमयू को बताया था अपना शस्त्रागार। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी मानसिकता बेनकाब होगी। तो आइए शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया है, और यह रंग दिखाया है ठीक होली से पहले। एएमयू में हिंदू छात्रों ने जब होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी तो एएमयू प्रशासन ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। होली मिलन समारोह के लिए परमिशन ना मिलने से एएमयू के हिंदू छात्र गुस्से में आ गए हैं। छात्रों का कहना है कि वो इसकी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे। वो पीएम से गुहार लगाएंगे कि वो हिंदू छात्रों को कैंपस में होली खेलने की अनुमति दिलाएं, जिससे वो त्योहार अपना जो है वो मना सके। हिंदू छात्रों का यह भी आरोप है कि एएमयू प्रशासन ने उनके साथ भेदभाव की नीति अपना रखी है। दरअसल हिंदू छात्रों ने 25 फरवरी 2025 को वाइस चांसलर के नाम पर एक पत्र सौंपकर 9 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। लेकिन इसको लेकर वाइस चांसलर ने प्रोफेसर समेत कई डीन्स की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। लेकिन जब 3 मार्च को हिंदू छात्र दोबारा से प्रॉक्टर से मिले तो उन्हें बताया गया कि मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि हिंदू छात्रों को एएमयू में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि एएमयू का संचालन केंद्र सरकार के धन से होता है, इसलिए हिंदू छात्रों को अपने सभी त्योहार एएमयू में धूमधाम से मनाने का अधिकार है, और कैंपस में हिंदू छात्रों को होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं एएमयू प्रशासन का कहना है कि परिसर में होली खेलने पर रोक नहीं है, लेकिन होली मिलन समारोह के लिए विशेष जगह पर परमिशन नहीं देने का फैसला लिया गया है। एएमयू प्रशासन की दलील है कि कैंपस में नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जैसा पिछले सालों से चला आ रहा है वैसा ही अब चलेगा। वहीं नाराज हिंदू छात्रों का कहना है कि अगर एएमयू परिसर में इफ्तार पार्टी हो सकती है, मुहर्रम और चहल्लम के जुलूस निकाले जा सकते हैं, कुलपति आवास पर ईद मिलन समारोह हो सकता है, तो होली मिलन समारोह की अनुमति देने में क्या दिक्कत है। आइए सुनते हैं छात्रों और एएमयू प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है। लिए अनुमति मांगी थी, क्योंकि पिछले साल एएमयू में होली समारोह में अराजकता फैली थी, लॉलेसनेस हुई थी और छात्रों में एक भय बैठ गया था होली खेलने के लिए। तो हमने एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह इसलिए मांगा क्योंकि एनआरएससी क्लब यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है और यहाँ पर दो धर्मों के छात्रों में कन्फ्रंटेशन होने की कोई संभावना नहीं है, और यहाँ पर पुलिस फोर्स का भी इंतजाम रहेगा, और जिससे छात्रों में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहेगी। और हमें अभी तक कोई भी आवेदन पे अनुमति नहीं मिली है। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में
होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो विवाद बढ़ा तो अखिल भारतीय करणी सेना भी इसमें कूद पड़ी और हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं देने के विरोध में उसने प्रदर्शन किया। करणी सेना ने कहा है कि वो 10 मार्च को एएमयू में घुसकर होली मनाएंगे। उन्होंने मांग की है कि एएमयू में सभी धर्मों को समान अधिकार देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और मुस्लिम मानसिकता के शिकार अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि भारत में हिंदुओं के पर्व नहीं मनाए जाएंगे तो कहां मनाए जाएंगे। आप भी सुनिए इस मामले पर किसने क्या कहा। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। हम लोगों ने मांग की है कि एएमयू के हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली मिलन समारोह आयोजित करने की व होली खेलने की परमिशन दी जाए और अगर प्रशासन द्वारा एएमयू प्रशासन द्वारा उनको परमिशन नहीं दी जाती है तो ये हमारा सीधे तौर पर ऐलान है कि 10 तारीख को रंग भरनी एकादशी वाले दिन हम लोग एएमयू के अंदर जाएंगे, वहाँ हिंदू छात्रों के साथ होली भी खेलेंगे और होली मिलन समारोह भी मनाएंगे। अभी कुछ दिन के बाद ईद मिलन होगा तो भी ईद मिलन का कार्यक्रम क्या मना करेंगे? आप कहे नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसलिए ईद मिलन होगा। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिंदुस्तान में है, हमारे देश भारत में है और भारत में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सभी धर्म के लोग मनाते हैं। हमने भी होली खेली, कितने लोग अपने दोस्तों के साथ में, हमारे बच्चे भी आज होली खेलते हैं। हम तमाम होली मिलन कार्यक्रमों में जाते हैं। तो होली मिलन एक सौहार्द का कार्यक्रम है और उसके लिए अगर प्रशासन वहां रोक लगा रहा है तो कतई हम इसके पक्षधर नहीं और उनको जवाब देना होगा कि इस तरह के कार्यक्रमों पर आप रोक नहीं लगा सकते। तो मोहसिन रजा सही बात कह रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जैसे मौलानाओं का क्या कहा जाए? इनके बारे में क्या बात की जाए जो कह रहे हैं कि एएमयू में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं इसलिए हिंदू छात्र होली ना खेलें क्योंकि वहां कभी होली नहीं खेली गई। वहीं ऐसे मौलाना भी हैं जो एएमयू प्रशासन के फैसले को गलत बता रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब का कहना है कि होली, दीपावली, ईद ऐसे त्योहार हैं जो सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, इसलिए एएमयू प्रशासन को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। वहां मुसलमान छात्रों की तादाद ज्यादा है, हिंदू छात्रों की तादाद कम है, मगर उस कैंपस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में कभी भी होली नहीं खेली गई। अब नए सिरे से मुतालबा करना, इजाजत मांगना गोया कि एक फितने को और एक फसाद को नए सिरे से जन्म देना है। मेरे ख्याल से एएमयू ने जो परमिशन नहीं दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली खेलने की, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर से वहाँ के तलबा हैं तो वो तलबा वहाँ के अगर से होली खेलना चाहते हैं वहाँ पे तो कॉलेज प्रेमिसेस को बगैर गंदा किए हुए, वहाँ पर नुकसान पहुँचाए हुए अगर से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर त्यौहार हैं, बड़े अच्छे त्यौहार हैं। होली है, दीपावली है, ईद है और इस तरीके से और दूसरे त्यौहार हैं जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और एक बार जिला प्रशासन को पूरी तरीके से वहाँ के और एएमयू के प्रशासन को इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए, इसलिए कि इसमें एएमयू की बदनामी होगी और कुछ नहीं होगा। तो दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और विवादों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 1940 के दशक से ही एएमयू विवादों में रही। आज़ादी से पहले यहाँ जो विवाद हुए वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वर्तमान दौर में यहाँ कोई ना कोई बवाल आए दिन होता रहता है। और ध्यान देने लायक बात यह है कि ये सारे विवाद सांप्रदायिक और कट्टरपंथी सोच के होते हैं। अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल में बीफ पार्टी की दावत का बुलावा दिया गया था। ये विवाद इतना बड़ा कि ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 2023 में एएमयू के इतिहास विभाग जो है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहां पर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को अनिवार्य विषय बना दिया गया। सवाल उठता है कि छात्रों पर किसी खास मजहब का इतिहास पढ़ने का दबाव क्यों बनाया जाना चाहिए। 2023 में 9 अक्टूबर को एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और इसमें मजहबी नारे लगाए गए। खास बात है कि जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ उस समय तक
इजराइल हमास का हमला झेलने वाला एक पीड़ित देश था। 1200 लोग उस हमले में इजराइल के मारे गए थे। 2023 में एमयू के छात्रों की गुंडई का, दादागिरी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक हिंदू युवक के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे थे। आरोप है कि 2022 में एमयू के एक शिक्षक ने खुलेआम अपनी क्लास में हिंदू देवी देवताओं को लेकर अनेक आपत्तिजनक बातें की थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2022 में एमयू में तमंचे की नोक पर एक छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि उस हिंदू छात्र से कलावा भी उतरवाया गया उसके हाथ से। और 2020 में जब एक हिंदू छात्रा ने बुर्के का विरोध किया तो उसे हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। और 2019 तो आपको याद ही होगा, एमयू से जुड़े छात्र जो थे उन्होंने सीए के विरोध में कई हिंसक प्रदर्शन किए थे, आपने टीवी स्क्रीन्स पर देखे होंगे। और इस दौरान इन लोगों ने नारा लगाया था कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। तो इस तरह के भड़काऊ नारे उस आंदोलन के दौरान लगाए गए थे। लेकिन एमयू से जुड़े विवादों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जिन्ना की तस्वीर वाला विवाद। आज भी पूरा देश ये देखकर दंग होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी पाकिस्तान के जनक और भारत के दो टुकड़े करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पूरे शान से लगी हुई है। 2018 में ये विवाद तब सामने आया था जब बीजेपी के तत्कालीन सांसद सतीश गौतम ने ये मुद्दा उठाया था। उस समय से लेकर पूरे देश में जबरदस्त बहस हुई थी। दरअसल ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि एमयू को जिन्ना की तस्वीर हटा देना चाहिए, लेकिन बेशर्मी देखिए कि एमयू प्रशासन और एमयू छात्र संघ ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। एमयू प्रशासन की यह दलील थी कि वो आखिर किस हक से छात्र संघ से जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए कहें, क्योंकि देश में ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जिसके तहत जिन्ना की तस्वीर कहीं नहीं लगाई जा सकती। सोचिए कितनी वाहियात दलील थी ये। आपको बता दें कि एमयू में जिन्ना की तस्वीर 1938 में लगाई गई थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब जिन्ना ने 1947 में देश का बंटवारा कर दिया, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का निर्माण कर दिया और इस बंटवारे में लाख मासूम लोगों की जानें चले गईं, तब भी उसकी तस्वीर एमयू में क्यों लगी हुई है? क्या एमयू जिन्ना को अपना नायक मानता है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं पूरा सच कि आखिर अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन्ना और पाकिस्तान से क्या नाता है। आखिर क्यों यहां पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पूरी शान से लगी है? दरअसल पाकिस्तान के निर्माण में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। 1940 में जब पाकिस्तान की मांग पहली बार उठी तो उसी के बाद से एमयू में पाकिस्तान के समर्थन में आवाजें उठना शुरू हो गई थी। 1945-46 तक आते आते एमयू के छात्रों पर पाकिस्तान का रंग चढ़ गया था। यहां तक कि ये छात्र मुस्लिम लीग के लिए प्रचार भी करते थे और ये जिन्ना के दीवाने होते थे। यही वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान का शस्त्रागार कहा था। एमयू का जिन्ना और पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, ये जानने के लिए आपको ब्रिटेन की मशहूर इतिहासकार यास्मीन खान की बेस्ट सेलर बुक द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर यास्मीन खान अपनी इस पुस्तक के पेज नंबर 39 से लेकर 41 पर लिखती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से ही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के जबरदस्त समर्थक के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान होती थी और यही इसकी खूबी थी। जिन्ना ने एमयू को पाकिस्तान का शस्त्रागार कहा था और इसके छात्र पाकिस्तान समर्थक विचारों को धार देते रहते थे। बाद में इन छात्रों ने पाकिस्तान बनाने का श्रेय भी लिया। 1946 में जब जिन्ना और लियाकत अली खान अलीगढ़ आए तो उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। एमयू के छात्रों ने जिन्ना और लियाकत अली खान को कंधों पर उठा लिया था और उनके स्वागत में खूब पटाखे फोड़े थे। तो सुना आपने जिन्ना के आने पर एमयू में कैसे ईद मनाई जाती थी। असल में पाकिस्तान बनाने का जो उत्साह एमयू और अलीगढ़ के लोगों में था, उसके सामने लाहौर और कराची के लोग तो कुछ भी नहीं थे। अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने
उस दौर में पाकिस्तान के लिए अपने गहने तक दान किए थे। अब आगे सुनिए। 1947 के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सिर्फ जिन्ना से मोहब्बत ही नहीं करते थे, बल्कि पाकिस्तान को पाने के लिए अलीगढ़ में दंगे भी करवाते थे। जी हाँ, 1946 में अलीगढ़ में हुए खूनी दंगे की शुरुआत AMU के छात्रों ने ही की थी। यास्मीन खान ने अपनी किताब में लिखा है कि अलीगढ़ के गैर मुस्लिम लोग यानी हिंदू शहर के बिगड़ते हालात से परेशान होने लगे थे। शहर के हिंसक माहौल के बीच AMU के छात्रों के उत्पात से लोगों में डर पैदा हो गया था। इस बीच एक बाजार में एक हिंदू व्यापारी से कपड़ा खरीद रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र की बहस हो गई। इसके बाद दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। शहर का ये पूरा बाजार पूरी तरह से राख हो गया। 1946 के अंत तक आते आते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से यह दावा कर रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से हिंदुओं की हत्या की है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी AMU और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते पर सवाल उठते रहे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, पूरा सच में, क्योंकि हम हर बात संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण के साथ बताते हैं। तो बात अक्टूबर 1947 की है, यानी आज़ादी के ठीक 2 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाकायदा पाकिस्तानी सेना की तरफ से भर्ती का कैंप लगाया गया था और इसके पोस्टर पूरे AMU में चिपकाए गए थे। और ये सब हो रहा था AMU के तत्कालीन वाइस चांसलर की देखरेख में। AMU में हो रही इस देश विरोधी घटना पर देश के गृह मंत्री सरदार पटेल की भी नजर थी। उन्होंने इस बारे में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आगाह किया था। इसके जवाब में गोविंद बल्लभ पंत ने 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल मुसलमान और शरणार्थी नाम की पुस्तक में। इस किताब के पेज नंबर 90 के मुताबिक पंत ने पटेल को लिखा था कि प्रिय सरदार साहब, मुझे 17 अक्टूबर को आपका पत्र मिला, जिसमें आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पाकिस्तानी फौज में अधिकारियों की भर्ती के बारे में लिखा था। बहरहाल कुछ समय पहले ही मेरा ध्यान भी इस तरफ गया था। पाकिस्तानी फौज में भर्ती के लिए AMU के वाइस चांसलर को पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय ने एक पत्र भेजा था। इस पत्र पर एक्शन लेने के लिए वाइस चांसलर ने AMU के कैप्टन SM अली को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद कैप्टन अली ने AMU के छात्रों को बुलाया और पाकिस्तानी फौज के लिए आवेदन देने के लिए कहा। छात्रों के लिखित आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं और पाकिस्तानी फौज के लिए चुने जाने वाले छात्रों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। बहरहाल मैंने कलेक्टर को AMU पर एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। साथ ही मैंने AMU को चेतावनी भी दे दी है। और जब पाकिस्तानी सेना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भर्ती कैंप लगा रही थी, तब ठीक उसी वक्त उसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अब इसकी तारीख और टाइमिंग पर जरा गौर कर लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को पत्र लिखते हैं और उसके ठीक अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। सोचिए, आज़ादी के ठीक बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर कितनी बड़ी साजिश इस देश के खिलाफ रची जा रही थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम लीग, पाकिस्तान और कट्टरपंथी मानसिकता की जड़ कितनी गहरी है, ये समझने के लिए पूरा सच में हम अब आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के विचार लेकर आ रहे हैं जिनकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं बात कर रहा हूं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विचारधारा पर क्या विचार रखते थे, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेहरू के विचार हमें मिलते हैं उनकी लिखी मशहूर पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। खुद नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 403 पर AMU के बारे में लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परंपरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही नजरों से दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव थी। एक के बाद एक अंग्रेज प्रिंसिपलों के अंदर रहकर यहां अलगाववाद और देश के खिलाफ रुझान पैदा हो गया। नेहरू आगे लिखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों के सामने सरकारी नौकरियां पाने का खास मकसद रखा गया।
ऐसे में यहाँ देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गुंजाइश नहीं थी। नेहरू आगे लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कभी कभी खुलेआम और ज्यादातर पर्दे के पीछे से हर मुस्लिम आंदोलन पर असर डाला है और मुस्लिम लीग का जन्म इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। तो सुना आपने, धर्मनिरपेक्ष नेहरू ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सोच को दकियानूसी, अलगाववादी और देशभक्ति से दूर बताया था। तो ये थे नेहरू के विचार। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा का अब होगा पूरा हिसाब। कहां और कैसे, बताएंगे ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के दुश्मन और मुंबई में हुए 26/11 के भीषण आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने खुद को भारत प्रत्यर्पित नहीं किए जाने की गुहार लगाई थी। याचिका में राणा ने दलील दी थी कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने के कारण उसे भारत में ज्यादा यातना दी जा सकती है। साथ ही उसने अपनी गंभीर बीमारियों का हवाला या यूं कहें बहाना भी कोर्ट में दिया, लेकिन उसकी हर दलील बेअसर रही और कोर्ट ने राणा की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम झटका मिलने के बाद तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अब चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने नई अर्जी दाखिल की है, लेकिन इन प्रपंचों से वो ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता, क्योंकि अमेरिका की शीर्ष अदालत और ट्रंप सरकार दोनों ही इसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुके हैं। आपको याद होगा कि इसी फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की थी। आप भी सुनिए राणा के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज क्या कहा। इस केस पे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान, जब हम लोग वहाँ पर थे प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वाशिंगटन DC में। उसके अलावे जॉइंट स्टेटमेंट में उस पर चर्चा हुई कि तहव्वुर राणा जल्द से जल्द वापस आएंगे। हम अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ को ध्यान में रख के आगे काम कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ पर लाया जाए, उनका प्रत्यर्पण वहाँ से हो, एक्सट्रेडिशन हो। तो तहव्वुर राणा 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसने पाकिस्तान की सेना में नौकरी की और उसने फिर कनाडा की नागरिकता ले ली, अमेरिका में बिजनेस किया और अब उसे भारत में उसके पापों की सजा मिलने वाली है। आइए आपको बताते हैं इस खूनी आतंकवादी की पूरी जन्म कुंडली। देखिए, 63 साल का तहव्वुर राणा जनवरी 1962 में पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में पैदा हुआ।
हसन अब्दुल कैडेट स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और डॉक्टर बनने के बाद राणा ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में नौकरी कर ली और राणा की पत्नी समराज भी डॉक्टर थी। पाकिस्तानी सेना से रिटायर होने के बाद 1997 में राणा और उसकी बीबी कनाडा शिफ्ट हो गए। 2001 में दोनों ने कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर ली और यहां राणा ने ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया और बाद में अमेरिका में भी उसने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म खोली। राणा लगातार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहता था और अमेरिका में ही उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से हुई और ये दोनों मिलकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने लगे। 2006 में हेडली ने राणा को मुंबई हमले का पूरा प्लान बताया और हेडली की सलाह पर राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज की ब्रांच शुरू करी। ये फर्म उन जगहों की रेकी करने के लिए खोली गई थी जहां आतंकी हमले किए जाने थे और दोनों ने मिलकर मुंबई जाकर ताज होटल समेत हमले के सभी टारगेट्स जो थे उनकी रेकी की और इन लोगों ने मिलकर मुंबई में संभावित हमले वाले स्थानों के वीडियो भी बनाए और उन वीडियो को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा को सौंप दिया और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने राणा को दी गई जानकारी, जो राणा ने उसको जानकारी दी गई थी, इसी के आधार पर मुंबई पर हमले का प्लान बनाया और उसके बाद प्लान के मुताबिक 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचे और 26 नवंबर 2008 को हमला कर दिया। इस हमले में 166 लोग मारे गए जिसमें से 6 अमेरिकी नागरिक थे और 2009 में हेडली की निशानदेही पर तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया और 2013 में राणा को अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी और राणा अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है। तो ये थी राणा की जन्म कुंडली। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।